आपको क्या लगता है कि कोचिंग का कितना इम्पोर्टेंस है इसकी तैयारी में? मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी और जीएस के लिए भी कोचिंग ज़रूरी है कि लेना ही चाहिए या बिना उसके भी हम निकाल सकते हैं एग्ज़ाम? कोचिंग कोचिंग में बेसिकली अगर हम देखें तो क्या होगा, एक तो आपको डिफाइंड सिलेबस मिलेगा, ठीक है, सिलेबस का मटेरियल मिलेगा और साथ में वो आपको समझाएंगे कि ये चीज़ है क्या। तो अगर आपको लगता है कि आप एक किताब पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है, कम टाइम लगा के खुद के नोट्स बना सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोचिंग की बहुत खास ज़रूरत है। जैसे मैंने जो लिया था, मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने टारगेट यूपीएससी से एक कोचिंग ली थी, वो मेंस के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पर लग रहा था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और GS2 और GS3 में मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। मैंने पढ़ रखा था लेकिन करंट अफेयर्स वाला पार्ट मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। तो आप देखिए कि आपके पास टाइम कितना है। क्या वहाँ पर अगर आप कोचिंग लेते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको करेगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ वो करेगा तो वो लो, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद पढ़ के नोट्स बना ही रही हूँ, मेरा सब कुछ ये प्रिपेयर्ड ही है, तो फिर कोचिंग रिडंडेंट बन जाएगी। क्योंकि एट द एंड अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो आपको जाने में 1 घंटा लगेगा, आने में 1 घंटा लगेगा, और सिर्फ कोचिंग वाले दिन आप वहीं पर पढ़ रहे हो, पर वो पढ़ के फ़ायदा नहीं है क्योंकि आके खुद याद करना है, खुद पढ़ना है, अपने दिमाग में बिठाना है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशंस लेने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि कोचिंग लें या नहीं। मेरा भी मानना इसमें यही है कि अपने हिसाब से देखें आपको कोचिंग की नीड है या नहीं है। कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता था जीएस मैं खुद कर लूँगा बट ऑप्शनल के लिए कोचिंग चाहिए। बट मेरा इसमें पर्सनली ये था कि ना एक बार कहीं से एक बार फाउंडेशनल कोर्स कर लो, उससे ना तुम्हें आइडिया लग जाता है। जैसे पर्सनली मेरे पास ऐसा कुछ मेंटर नहीं था, कोई गाइड नहीं था जो मुझे बता पाए कि GS2 में ये है, GS3 में ये है। तो एक बार आप फाउंडेशनल कोचिंग कहीं से कर लोगे तो आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि भाई कौन से पार्ट ऑफ सिलेबस में मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ रहा है। जैसे मुझे ये था कि भाई पॉलिटी में मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, इकोनॉमिक्स में एफर्ट नहीं डालना, बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एफर्ट डालना पड़ रहा है। तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई खुद से हो जाएगी। और ना जो फाउंडेशन कोर्स में आपको नोट्स मिलेंगे ना, दे विल एक्ट एज योर बेसिक नोट्स। उसी में आप एडिशंस करेंगे, उसी में आप चीज़ें करेंगे, तो दैट विल हेल्प यू। मैंने पर्सनली ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी क्योंकि ऑफलाइन में मुझे यही था, एक तो ट्रैवल में टाइम लगता है, फिर ऑफलाइन में ना दे टेक 5-6 आवर्स की क्लासेस। उसमें क्या होता है, 2 घंटे पढ़ के तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है, फिर तुम सोच रहे होते हो कि नोट्स बना लेता हूँ, घर जाके पढ़ लूँगा। और वो टाइम वेस्ट वाली बात है, नोट्स छापने मतलब कॉपी करने थोड़ी आए हो। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी अनअकैडमी से, और उसमें मैं क्या करता था, 2 घंटे का लेक्चर है, अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा ली, अपने हिसाब से लेक्चर रिवॉच कर लिया। और जैसे 2 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे बाद मेरे से मन करा कि घूम के आना है अभी और पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, तो पॉज करके चले गए। तो ऑफलाइन में ये चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो आई वुड डेफिनेटली से कि ऑनलाइन कोचिंग ही लो, अपने पेस पे पढ़ो। बट अगर किसी को डिसिप्लिन इश्यूज़ हैं कि भाई मैं जा खुद नहीं पढ़ पाता, मुझे क्लास हो तभी मैं पढ़ पाऊँगा, तो आई थिंक ऑफलाइन वुड बी अ बेटर चॉइस। मतलब ये सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट आई वुड स्टिल से कि अगर कोचिंग इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, एंड ली जा सकती है क्योंकि वो फाउंडेशन वाला काम हेल्प होती है काफ़ी। क्योंकि इफ़ यू डू नॉट हैव मेंटर्स, अगर फैमिली में कोई है या इफ़ यू हैव एल्डर ब्रदर या कोई नेबर में है, तो फिर यू कैन अवॉइड, बट आई थिंक यू शुड टेक इट। आई थिंक कोचिंग लेते हैं लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपना कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए। मोस्टली आई थिंक ऑप्शनल में शायद ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। नोट्स तो अब इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, आप ORN आएंगे आपको हर जगह नोट्स मिल जाएंगे। और अब तो मतलब ऑनलाइन का ज़माना है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो अब यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस अवेलेबल हैं, किसी भी टॉपिक की आपको मिल जाएगा। तो बहुत एक्सट्रीम केस होगा तो आई थिंक आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। अदरवाइज अब तो सेल्फ स्टडी, बिकॉज एट द एंड आपको करना सेल्फ स्टडी ही है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। कोचिंग एज सच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट अंटिल एंड अनलेस कि आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ही नहीं समझ में आ रहा। तो क्योंकि मोस्टली जो एस्पिरेंट्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स वो आते हैं मिडिल क्लास से या फिर लोअर इनकम बैकग्राउंड से, और कोचिंग बहुत ही अनअफोर्डेबल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। तो आप ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती है। मैंने खुद भी बहुत सारी वीडियोस ऐसे यूट्यूब पे देख देख के किया है। तो कोचिंग एज सच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। मेरा सवाल आप तीनों से है। जैसे कि आप तीनों ने यूपीएससी क्लियर किया है, तो यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी होती है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी कभी अगर एक अटेम्प्ट में क्लियर ना हो तो लगता है कि अब दे पाएंगे कि नहीं, खुद में वो होना लगता है। तो अब आपका अटेम्प्ट क्लियर हो गया, अब आपको कैसा फील हो रहा है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस समय आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा कि आप आगे के अटेम्प्ट दे पाए? कैसा लग रहा है? एक तो बहुत ही स्ट्रेस फ्री लग रहा है और सब लोग बुलाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, अभी इतना सम्मान भी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये भी सोच के कि अब हम उस साइकिल से भी निकल गए हैं, ठीक है। बहुत ही रिलीव्ड फीलिंग है।
अब कैसे मोटिवेट रखा, सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए कि हाँ हमें ये करना ही है। जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट करने से पहले ही सोच रखा था कि मैं 6 अटेम्प्ट्स दूंगी, तो मतलब मेरे दिमाग में था कि हाँ इतना टाइम लग सकता है कि जब तक नहीं ही होगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही दिमाग आपका हर वक्त बना रहे, क्योंकि जैसे ही फेलियर आता है तो वो बहुत ही लो पॉइंट्स होते हैं। उस वक्त आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, फैमिली उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, तो एक सपोर्टिव फैमिली होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जो जब आप हार जाओ तो आपको बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा फ्रेश होके आते हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो यही चीज़ है कि क्लियर रखना है कि कितने देने हैं। हो सकता है कि कोई 3 ही अटेम्प्ट्स देना चाहता है, तो अपना प्लान भी तैयार रखे, लेकिन वो भी 2 अटेम्प्ट्स के बाद, जब आप आखिरी अटेम्प्ट दे रहे हो तब। जब तक आप अपने सेट क्राइटेरिया के उतने अटेम्प्ट्स नहीं ले लेते हो, जैसे 3 या 4, तब तक आप कोई प्लान बी मत रखो। ये तो मेरा मानना है, क्योंकि फिर अगर आप प्लान बी रखते हो तो फिर आपका दिमाग रहता है कि अच्छा वो वाला भी दे देते हैं, फिर आप इसमें कभी भी आप 100% फोकस्ड नहीं रहोगे। तो प्लान बी बाद में देखो, लेकिन पहले पूरा अपनी एनर्जी इस पर लगाओ, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे भी सिमिलर व्यूज़ हैं कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली फीलिंग यही है स्ट्रेस रिलीफ वाली, कि अब दोबारा से प्रीलिम्स नहीं देना, दोबारा से वो अखबार से नोट्स नहीं बनाने, दोबारा से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी, तो वो रिलीफ सबसे बड़ा होता है। फिर दूसरी चीज़ वही कि अब सोशल रिस्पेक्ट एकदम से बढ़ गई है। घर में भी कुछ बोलो ना तो सब सुनते हैं ध्यान से एकदम, मतलब जैसे पहले क्या होता था, घर में सब बात कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सबकी बात आपस में चल रही है, अब मैंने कुछ बोलना शुरू करा तो सब मुझे सुनते हैं, मतलब एकदम ना वो ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें हैं एन्जॉयबल। एंड रही बात अपने आप को इस पूरी प्रोसेस में लेके कैसे चलें, उसके लिए वही चीज़ कि एक तो एक हॉबी अपना मेंटेन रखें, कि जिसको आप फ्री टाइम में अपने आप को, जब आप रिलैक्स मोड में जाएं तब आप वो चीज़ फॉलो करें। और सेकंड चीज़ क्लैरिटी रखें अपने माइंड में कि भाई इतने अटैम्प्ट लग सकते हैं, मैं इतने अटैम्प्ट दूंगी। और वही वाली चीज़, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग क्या करते हैं, प्लान बी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यूपीएससी के टाइम ही उनका यूपीपीएससी का प्रीलिम्स होता है, फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि मेंस की पढ़ें क्योंकि मेंस की तैयारी है नहीं, या यूपीपीएससी का प्रीलिम्स पढ़ें क्योंकि प्रीलिम्स भी आ रहा है। तो ये डिस्ट्रैक्शन हमें नहीं चाहिए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू अटैम्प्ट्स। एंड फिर इसमें एक चीज़ आप और प्रैक्टिस जो कर सकते हैं वो मेडिटेशन है, मतलब मेडिटेशन या मतलब भगवान को याद करना या मेडिटेट करना, बिकॉज आई थिंक प्रेइंग ऑल्सो हेल्प्स अलॉट। क्योंकि ना वो जैसे मैम ने पहले भी बोला था, एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तो वो आप गॉड भी को भी आपको कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। एंड दैट हेल्प्स अलॉट, मतलब उससे आपको ना एक वो स्पिरिचुअल एनर्जी वाली चीज़ भी ऐसा लगेगा कि हाँ भगवान मेरे साथ है तो हो जाएगा। तो दीज थिंग्स यू कैन फॉलो।